हमारे साथ फवाद चौधरी फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद हैं। एवाइज मार्शल इफ्तिखार गुल हमें ज्वाइन कर रहे हैं एंड ब्रिगेडियर मसूद खान। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। आई स्टार्ट विद यू फवाद चौधरी साहब। आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में यही बात हुई थी, आप उस प्रोग्राम में थे कि ये हमला होना है। अब ये हमला हो गया है, क्या आपको लगता है कि किसी महाज पर ये रुकेगा या अब एक ऑल आउट वॉर की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये अब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब जिस तरह से अभी इंडिया को दो नाकामियां तो हुई हैं। पहले तो देखिए ना, एक तो नरेंद्र मोदी समझ रहे थे कि वो शायद इस रीजन के इसराइल हैं, कि वो जो बात भी करेंगे दुनिया उनसे उसके ऊपर दुनिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, बट उसके ऊपर ईमान लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो जब इन्होंने कहा कि जी पहलगाम के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया है और इन्होंने अपने 100 एम्बेसडर्स जमा किए साउथ ब्लॉक में, तो उन्होंने कहा जी वो एविडेंस कोई बताएं हमें कि कैसे पाकिस्तान ने अटैक किया है। तो इनके पास कोई एविडेंस नहीं थी। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने, टेलीग्राफ ने सारा इनका मजाक उड़ाया कि आपने 100 बंदा जमा कर लिया, आपके पास था ही कुछ नहीं। उसके बाद फिर इनका ये ख्याल था कि जो एस्केलेशन है ये तो जेडी वैंस के होते हुए ये हुआ है, तो अमेरिका तो बिल्कुल पीछे खड़ा होगा। वो जेडी वैंस ने ही जाके स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा जी कि एस्केलेशन के हम हामी नहीं है। और इसके बाद यूरोपीय यूनियन को आपने जयशंकर का परसों का सुना ही होगा, जहां वो बड़े नाराज हैं यूरोप से और कह रहे हैं कि हमें प्रीचर नहीं चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए और आप हमें प्रीच कर रहे हैं ये वो। एक तो उनको इंटरनेशनल इनकरेजमेंट जो है वो नहीं मिली। उनको जो सबूत है अभी तक आप देखें ना, प्रॉब्लम ये है कि 4 लोग वहां पे आए, उन्होंने अटैक किया, वो चारों लोग अभी तक गायब है। कोई इंडिया में सवाल नहीं कर रहा अमित शाह से कि भाई तुम तो 200 किलोमीटर अंदर आके तुम्हारे 26 बंदे मार गए हैं, वो बंदे इंडिया में हैं, उनको तो पहले पकड़ो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने से पहले। लेकिन वहां का एक डोमेस्टिक माहौल बना दिया गया है जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये कि नरेंद्र मोदी जो है उनको गांधी और नेहरू से बड़ा साबित करना है, तो पाकिस्तान को शिकस्त देना जरूरी है। ये आपको आपके साथ प्रोग्राम में मैंने पूरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और उसकी जो रिपर्कशंस है वो मैंने डिस्कस भी की थी। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे, या अब मेरे ख्याल के अंदर जो यहाँ से ऑनवर्ड जो है, लॉट डिपेंड्स ऑन यूएसए, सऊदी अरेबिया एंड बेसिकली सऊदी अरेबिया एंड यूएसए, जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडिया पर भी और पाकिस्तान पर भी, कि वो इसको आगे कैसे इसको कितना दबाव वो डालेंगे। राइट। एवाइज मार्शल इफ्तिखार गुल साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। पाकिस्तान एयरफोर्स ने किस तरह से परफॉर्म किया 2019 में? ये एक तासुर आया इंडिया के अंदर कि हमारे पास अच्छे जहाज़ नहीं हैं, फिर उन्होंने पैसा खर्च करके इक्विपमेंट लिया, जहाज़ खरीदे और कल 3 रफ़ेल गिर गए। इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की जहाज़ों की महारत है या उनकी अपनी महारत है? फरीहा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। आई विल स्टार्ट विद दिस दैट देयर इज़ अ सेइंग कि एवरी कमिंग जनरेशन has to be better than the previous one if you want to be a progressive nation. पाकिस्तान एयरफोर्स एक प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है और मेरे लिए आज बड़ी खुशी का दिन है कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये जनरेशन इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की क़यादत जो है, उनके जो पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एयर डिफेंस हैं, वो सब अलर्ट हैं और हाईली ट्रेंड है। इसमें हुआ यूँ है कि राफेल जहाज़ बुरा नहीं है, ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। ये लीबिया में, इराक में, अफगानिस्तान में ये ट्राइड आउट एयरक्राफ्ट है और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब आप किसी अनाड़ी के हाथ में दे देंगे तो इसका हशर वही हुआ जो इस वक्त इंडिया ने कर दिया। इसका J-10C कंपैरेटिवली नया प्लेटफॉर्म है और हमने रिसेंटली इंडक्ट किया है, लेकिन हमारे पायलट्स की महारत और हमारे एयर डिफेंस की जो अलर्टनेस है, उन्होंने जो ही इन्होंने टेक ऑफ किया उन्होंने इनको पिकअप कर लिया। अब आजकल ज़माना, उस वक्त ये जो पुराने एयरक्राफ्ट थे उनमें तो वो होता था ना फेस टू फेस, अब तो बियॉन्ड विजुअल रेंज। आप अपनी टेरिटरी में होते हैं, आपको बॉर्डर भी नहीं क्रॉस करना होता और यू कैन एंगेज ए टारगेट। जो इंडिया ने कोशिश की, उनके जो बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स हैं वो 150 किलोमीटर तक शूट कर सकते हैं और उनका ख्याल ये था कि वो हमारे मसाजिद को या कुछ और जगहों को करके और दे विल गेट अवे विद इट। और पाकिस्तान एयरफोर्स क्योंकि अलर्ट थी, उन्होंने तो अपना काम कर दिया,
लेकिन जो हमारे वेपन्स हैं और जो हमारा बियॉन्ड विजुअल रेंज था वो 200 किलोमीटर से ऊपर है। तो उनको उन्होंने अपने, जिसमें वो कहते हैं ना कि घुस के मारा, उनको अपने घर में ही वहां पर तबाह कर दिया। और अब तो ये चीज बियॉन्ड डाउट है कि प्रूव हो गई है। उनकी इंडिया टुडे वगैरह वहां पर से उनके क्रैश एयरक्राफ्ट पिकअप करते हुए और उनको ले जाते हुए देखा गया है। तो बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। उनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट है और अब उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। राइट। सो ब्रिगेडियर साहब, ये तो एयरफोर्स की तरफ से हुआ। फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने उसी वक्त जवाब दिया, सुबह होने पर भारतीय चौकियों पर सफ़ेद झंडे लहराते हुए हम सब ने देखे हैं। अब यहाँ से वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर? अब क्या होगा? हमने जहाज़ गिराए, उनको उनके शदीद नुकसान दिया और चौकियों को उनकी तबाह किया, लेकिन हमारे बंदे शहीद किए गए हैं। सो अब पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करेगा? हाँ, देखिए, ये तो हमने डिफेंस में किया ना, हमने तो ऑफेंसिव पे हम तो गए ही नहीं है। अब हमारे पास ये ऑप्शन है और हमारा लाइकली जो होगा, देखें कि दो एक इम्पोर्टेंट जो सीरियस वायलेशन हुई है वो है नीलम जेलूम प्रोजेक्ट पे हिट किया, उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं। दैट इज ए सीरियस वायलेशन। तो वो भी यकीनन कंसिडरेशन हुई है, जैसे सिक्योरिटी कमेटी में इसका डिस्कस किया गया होगा, इसके यकीनन उसके पे कोई डिसीजन हुआ होगा। दैट इज वन सीरियस थिंग। सेकंड ये है कि देखें कि इन्होंने जब स्ट्राइक्स किए हैं, जिस तरह अहमदपुर शर्किया था या मुरीदके में, और वहां पर कहा टेररिस्ट है, तो हमारे पास भी ऑप्शन है। एंड वी नो कि टेररिस्ट कैंप्स हमारे अगेंस्ट कहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं। अब चाहे वो अफगानिस्तान में है या इंडिया में है, और जिसमें ब्रास को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और फितना और खारिज को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। सो हम वहां पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं। सो हम भी रिजर्व द राइट, और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि हमारे हक बनता है, आर्टिकल 51 की बात हो रही है यूनाइटेड नेशन चार्टर की, जिसके बाद से हम ये कर सकते हैं। सो देयरफॉर ऑप्शंस हमारे लिए सारे ओपन है। और वैसे जिम्मेदारी इंटरनेशनल कम्युनिटी की बनती है। दे हैव फेल्ड बिकॉज पाकिस्तान ने अपना केस तो पेश कर दिया था इनिशियली, और उनको बताया भी था कि भाई इसमें क्रेडिबल और जो न्यूट्रल आप इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, हम उसके लिए फैसिलिटेट करने को तैयार हैं। लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी बातचीत हुई। दे सपोर्टेड पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने बात नहीं की। और पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा कि स्ट्राइक्स लाइकली इमिनेंट, इसके बावजूद वो चुप रहे हैं। तो वो इनकी जिम्मेदारी बनती है। अब जब ये सारा कुछ हुआ है, तो इसके बाद तो ट्रम्प ने कहा इज ए शेम। और इसके अलावा जो सेटबैक्स हुई हैं, मोदी तो अभी जिस तरह है ना, वो किसी को ही कैन नॉट फेस। तो हजीमत क्या है, वो तो दे हैव बीन डिसग्रेस्ड। इंडिया ने अपने चक्कर में क्रेडिबिलिटी फ्रांस की भी तबाह कर दी है। और जिस तरह एवियन साहब बता रहे थे कि देखे, अच्छा जहाज है, इट इज मैन बिहाइंड द गन, जो हमारे प्रोफेशनल हमारे एयरफोर्स को डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। राइट। सो बट लेकिन फवाद चौधरी साहब, आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब बहुत कहा करते थे कि फ्लैश पॉइंट कश्मीर है पाकिस्तान इंडिया के बारे में। आप अभी भी वही फ्लैश पॉइंट है। ये जितनी भी लड़ाई हो जाए, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, ये मामला हल नहीं होंगे। सो डी एस्केलेट कैसे होगा? देखिए, मैं अभी अल अरेबिया के ऊपर था, एक जनरल साहब हैं, जनरल सतेश इंडिया के, उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो किया गया है, इसका मतलब ये है कि अब हम परमानेंट डेटरेंस चाहते हैं। तो मैं उनसे यही अर्ज कर रहा था कि देखिए, परमानेंट डेटरेंस जो है उसके लिए आपको बुनियादी मसला हल करना पड़ेगा। जब तक आप कश्मीर का मसला हल नहीं करते, अब प्रॉब्लम देखें क्या हुआ है। अब ये जब आप वीडियो देखते हैं, इसकी पहलगाम का जो अटैक हुआ है, ये कुछ 2-3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर का एक इलाका है। इसके चारों तरफ घना जंगल है। अब मुझे बताएं ना, बाहर से जाके बंदा कैसे वहां पे पहुंच सकते हैं? अब ये जब से वहां पे अफजल गुरु साहब की शहादत हुई है, वानी की शहादत हुई है, वहां लोकल ग्रुप्स खड़े हो गए हैं। नरेंद्र मोदी का ख्याल ये था कि हम जोर जबरदस्ती से वहां पे कोरिजन से, बंदूक से हम कश्मीर की पॉपुलेशन को जब रखेंगे और फिर पैसे भी लगा देंगे तो वहां पे तो मसला हल हो जाएगा। देखिए, इस तरह नहीं होता। ह्यूमन साइकी के खिलाफ है। आप जब तक जबर फस्तायत के ऊपर बुनियाद रखेंगे अपने इक़्तिदार की, ये एक बुनियादी मसला है। 1947 में एक असूल तय हुआ कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान के पास जाएंगे और उनको ऑप्शन दी जाएगी, यानी कि इंडिया या पाकिस्तान में जाने से।
और जो हिंदू मेजोरिटी है वो इंडिया के साथ जाएगी। कश्मीर के मामले में आपने इस बुनियादी असूल को वायलेट किया हुआ है। पॉपुलेशन वहां की आपके साथ है नहीं, रोजाना कुछ ना कुछ हो जाता है, आपको अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए जो है वो फिर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस तरह की बातें जो है वो करनी पड़ती हैं। सो जब तक आपको और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में मेरी नजर में अब भी हिंदुस्तान को चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए एंगेजमेंट जो है वो वहीं से शुरू करें जहां मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ साहब की जो एंगेजमेंट है वो ब्लॉक हुई थी, वहां से आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। उन 4 पॉइंट्स के ऊपर हम आ गए थे और ये उसमें ये पानी का इशू भी शामिल था, उसमें चीजें भी शामिल थी, सियाचिन भी शामिल था। वहां से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि मसला परमानेंटली रिजॉल्व हो। अदरवाइज देखें आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान किस तरह से लोकल कश्मीरी पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा, वहां कुछ ना कुछ होना ही है, उसका जो रद्द अमल है वो यहाँ आना ही आना है।